आधे घंटे पहले एकांतवास में रह रहे दिग्विजय सिंघानिया को यह खबर सुनकर झटका लगा। उनकी सांसें रुक गईं और उन्होंने मुंह से खून थूक दिया। उसका चेहरा राख जैसा हो गया। सार्थक, चिल्लाते समय उसका शरीर कांपने लगा। छोटी उम्र से ही अनाथ होने के कारण दिग्विजय सिंघानिया अपने छोटे भाई पर निर्भर होकर बड़ा हुआ था। उनका रिश्ता अटूट था। सार्थक समर सिंघानिया के कई गलत कामों के बावजूद दिग्विजय सिंघानिया ने हमेशा उसका साथ दिया। बिना किसी शिकायत के चुपचाप समस्याओं का समाधान किया। उसे उम्मीद थी कि एक बार जब वह वाइस हॉल मास्टर का पद हासिल कर लेगा तो उसके भाई को किसी भी तरह की धमकी का सामना नहीं करना पड़ेगा। उसने कभी नहीं सोचा था कि वह दिन कभी नहीं आएगा। सार्थक समर सिंघानिया पहले ही मर चुका था। एक बुजुर्ग दूत ने आदरपूर्वक झुकते हुए बताया, मास्टर सार्थक आपको रेड लीफ ग्रास प्राप्त करने में मदद करने की कोशिश कर रहे थे जब भुवनेश्वर के साथ संघर्ष हुआ। भुवनेश्वर? दिग्विजय सिंघानिया ने अपनी मुट्ठियां भींच लीं। हालांकि वे वाइस हॉल मास्टर पद के लिए प्रतिस्पर्धी थे, लेकिन एक अलिखित नियम था। परिवार का प्रवेश वर्जित था। फिर भी भुवनेश्वर ने उसके भाई को खुलेआम मार डाला। 30 मिलियन ओरिजिन सिक्के निकालो और ऑलमाइटी क्लैन से संपर्क करो। भुवनेश्वर का इनाम बढ़ाओ। दिग्विजय सिंघानिया ने ठंडे स्वर में आदेश दिया। बूढ़ा आदमी झिझकते हुए, भौहें सिकोड़ते हुए बोला, मास्टर, क्या आप इसे व्यक्तिगत रूप से नहीं संभालेंगे? मास्टर सार्थक को सार्वजनिक रूप से मारना आपके अधिकार को सीधी चुनौती है। दिग्विजय सिंघानिया ने अपना सिर हिलाया। मैंने अभी अभी एक बैंगनी बांस अमृत प्राप्त किया है जो मेरी सफलता में सहायता करेगा। एक बार परिष्कृत होने के बाद मुझे दक्ष रैंक के तीसरे स्तर तक पहुंच जाना चाहिए। जब ऐसा होगा तो मेरी ताकत बेजोड़ होगी और वाइस हॉल मास्टर का पद स्वाभाविक रूप से मेरे हाथों में आ जाएगा। अभी उसका सामना करना निश्चित नहीं है। यद्यपि वह दुखी था, फिर भी वह विवेकशील बना रहा। अगर भुवनेश्वर ने उसके भाई को सार्वजनिक रूप से मारने की हिम्मत की, तो इसका मतलब था कि उसके पास भरोसा करने के लिए कुछ था। किसी टकराव में भाग लेने से वह उसके जाल में फंस सकता था। इसके बजाय वह विभिन्न गुटों की प्रतिक्रिया का आकलन करते हुए इनाम बढ़ा देगा। उनके कार्यों से भुवनेश्वर की असली ताकत और कमजोरियों का पता चलेगा, जिससे वह उसके अनुसार योजना बना सकेगा। आप बुद्धिमान हैं गुरुजी, बुजुर्ग ने स्वीकार किया, लेकिन सिर्फ इसलिए कि मैं अभी कार्रवाई नहीं करूंगा, इसका मतलब यह नहीं है कि मैं इसे जाने दूंगा। सुपरनोवा हॉल को भूई गैंग को परेशान करने के लिए भेजो। उन्हें कड़ी चोट पहुंचाओ और अपना घोड़ा तैयार करो। मैं हॉल मास्टर से मिलने जा रहा हूं। दिग्विजय सिंघानिया का इरादा औपचारिक रूप से मामले को अपने वरिष्ठ के सामने पेश करने का था। हॉल मास्टर की प्रतिक्रिया के आधार पर वह तय करेगा कि सीधे कार्रवाई करनी है या समय का इंतजार करना है। इन घटनाक्रमों से अनजान विपिन अपनी हथेली में हिट लिस्ट में तल्लीन था। क्या मुझे अभी भुवनेश्वर को मार देना चाहिए और इनाम का दावा करना चाहिए? ये विचार आकर्षक था। लगभग 60 मिलियन ओरिजिन कॉइन्स दांव पर लगे थे। जब मैंने सार्थक समर सिंघानिया के लिए इनाम का दावा किया
तो उसका नाम गायब हो गया। हालांकि भुवनेश्वर अभी भी सूची में है, भले ही वह मर चुका है। ऐसा इसीलिए है क्योंकि किसी और ने उसकी मौत का दावा नहीं किया है। सूची वास्तविक समय में अपडेट होती है, लेकिन ये सीधे जीवन या मृत्यु की निगरानी नहीं करती है, न ही यह छिपे हुए पॉइंट्स को ट्रैक करती है। उदाहरण के लिए, हालांकि विपिन ने सार्थक समर सिंघानिया की हत्या की थी, लेकिन इसे भुवनेश्वर के नाम से दर्ज किया गया, जिसका वो रूप धारण कर रहा था। इसे भूल जाओ। मैं और अधिक बदमाशों को मारने के लिए भुवनेश्वर की पहचान का उपयोग करता रहूंगा। उसका इनाम जितना अधिक बढ़ेगा, अंततः जब मैं उसका दावा करूंगा तो उतना ही बेहतर भुगतान होगा। सार्थक समर सिंघानिया को मारने से भुवनेश्वर का इनाम पहले ही दोगुना हो चुका था। कुछ और हत्याओं के साथ यह 100 मिलियन को पार कर सकता है। उस समय विपिन भुवनेश्वर की लाश को पेश करके सारा इनाम अपने नाम कर लेगा। पैसा कमाने के लिए हत्या करना, फिर मारे जाने से और अधिक कमाना, ये दो तरफा लाभ है। अपने स्थान की पुष्टि करते हुए विपिन ने हिट लिस्ट को अपनी नई दुनिया में रख दिया, दावली को उतार दिया और उसके कमर को थपथपाया। अभी वापस लौट जाओ। जैसे ही घोड़ा तेजी से आगे बढ़ा, विपिन ने अपना ध्यान केंद्रित किया और अपना रूप लियो के रूप में बदल लिया। मृदुल और मीरा की त्रासदी सिर्फ सार्थक समर सिंघानिया की करतूत नहीं थी। भुवनेश्वर के अधीन भूवी गैंग भी इसमें गहराई से शामिल था। अगर इसके सदस्य लियो की तरह बेईमान होते तो विपिन उन्हें मिटाने में संकोच नहीं करता। इसके अतिरिक्त उसे अभी भी किस्मत बदलने वाली काली अघोर चाकू टेक्निक के बारे में जानने की आवश्यकता थी। कुछ दूर चलने के बाद एक बड़ा परिसर नजर आया। हालांकि उस पर कोई निशान नहीं था, लेकिन 2-4 सितारा योद्धा प्रवेश द्वार पर पहरा दे रहे थे। लियो की चाल और वॉइस की नकल करते हुए विपिन आत्मविश्वास से आगे बढ़ा। कौन? गार्ड घबरा गए, लेकिन फिर उसे पहचान कर सदमे में आ गए। लियो, तुम जीवित हो? जिंदा और तंदुरुस्त, विपिन ने अधीरता से कहा। मेरे पास हॉल मास्टर के लिए जरूरी खबर है। बाईं ओर के गार्ड ने व्यंग्य किया। हॉल मास्टर? सपने देखो। तुम्हें पता है कि वह कभी यहां नहीं आता। तुम यहां काफी समय से हो। तुमने उसे कब देखा है? मुझे कुछ महत्वपूर्ण रिपोर्ट करनी है, विपिन ने जोर देकर कहा। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि लियो ने व्हाइट रॉक सिटी में अपनी पिछली मुलाकात के दौरान उसे नहीं पहचाना था। उसने स्वयं भुवनेश्वर को शायद ही कभी देखा था। यहां रुको, मैं मैडम अवनी को सूचित करूंगा। गार्ड ने नरमी दिखाई। मैडम अवनी? विपिन का दिल धड़क उठा। क्या वह वही रखैल नहीं थी जो डेस्टिनी हॉल में उसे ढूंढ रही थी? उसे उम्मीद नहीं थी कि वह भूवी गैंग चलाएगी। थोड़ी देर इंतजार करने के बाद गार्ड वापस आया और बोला, मैडम अवनी तुम्हें देख लेंगी। गार्ड का पीछा करते हुए विपिन ने विशाल परिसर में प्रवेश किया। वह एक प्रशिक्षण मैदान से गुजरा, जहां दर्जनों स्टूडेंट किस्मत बदलने वाली काली अघोर चाकू टेक्निक का अभ्यास कर रहे थे। उनकी तलवारें बेहोश आत्मा विभाजन ऊर्जा के साथ चमक रही थीं। विपिन ने ध्यान दिया। हालांकि ऊर्जा कमजोर थी, लेकिन अगर कई हमले हुए तो संचयी प्रभाव खतरनाक हो सकता था।
वे एक विशाल हॉल में पहुंचे, जहां एक महिला दरवाजे की ओर पीठ करके बैठी थी। उसके चारों ओर एक हल्की चमकती हुई फॉर्मेशन थी। स्वर्ग की दिव्य ऊर्जा की धाराएं उसके शरीर में प्रवाहित हो रही थीं, जिससे उसकी साधना बढ़ रही थी। स्वर्ग की दिव्य ऊर्जा यहाँ है? पास में ही डेस्टिनी डिस्क होनी चाहिए, विपिन ने सोचा। मैडम अवनी, लियान हुओ यहाँ है, गार्ड ने झुककर घोषणा की। हमें छोड़ दो, उसने शांत भाव से उत्तर दिया। गार्ड चला गया और विपिन डेस्टिनी डिस्क की खोज के लिए तैयार हो गया। तभी मैडम अवनी ने फिर से बात की। लियो, क्या तुम्हें अपना अपराध पता है? आपका अधीनस्थ अपना अपराध स्वीकार करता है, विपिन ने गहराई से झुकते हुए जवाब दिया। मैडम अवनी खड़ी हुई और उसने खुद को डेस्टिनी हॉल की युवा और खूबसूरत महिला के रूप में प्रकट किया। अपनी नाजुक उपस्थिति के बावजूद उसका लेवल पहले ही 7 सितारा तक पहुंच चुका था। खुद को समझाओ, लाल पत्ती वाली घास के साथ क्या हुआ? कई दिनों से कोई खबर क्यों नहीं मिली? उसकी तीखी निगाह ने उसे वहीं रोक दिया। यह सार्थक समर सिंघानिया था। विपिन ने जल्दी से एक कहानी गढ़ी। मैं जड़ी बूटी को सुरक्षित करने की कगार पर था जब उसके आदमियों ने हस्तक्षेप किया। मेरे सभी साथी मारे गए। मैं मुश्किल से बच पाया और बस इतना ही ठीक हो पाया कि रिपोर्ट कर सकूं। आप दावा करते हैं कि सार्थक समर सिंघानिया ने लाल पत्ती घास चुरा ली है? मैडम अवनी की आंखें सिकुड़ गईं। फिर अचानक हत्या के इरादे से वह हमला बोल दी। विपिन ने कोई हिचकिचाहट महसूस नहीं की, जबकि उसकी हथेली उसके माथे से कुछ इंच की दूरी पर रुक गई थी और उसके बल से उसके बाल बिखर रहे थे। तुमने क्यों नहीं टाला? उसने ठंडे स्वर में पूछा। मेरा जीवन मैडम अवनी का है। यदि आप इसे लेना चाहती हैं तो ले लें, विपिन ने शांति से उत्तर दिया। संतुष्ट होकर मैडम अवनी ने अपना हाथ वापस खींच लिया। रेड लीफ ग्रास का पीछा करने की कोई जरूरत नहीं है। सार्थक समर सिंघानिया मर चुका है। हमारे हॉल मास्टर ने उसे मार डाला है। सुपरनोवा हॉल जल्द ही जवाबी कार्रवाई करेगा। युद्ध की तैयारी के लिए अपने प्रशिक्षण पर ध्यान केंद्रित करें। समझ गया? विपिन ने सिर झुकाया और जाने के लिए मुड़ा। तभी उसकी आवाज ने उसे रोक दिया। रुको, जैसा कि वादा किया था, मैं किस्मत बदलने वाले काले अघोर चाकू टेक्निक का प्रदर्शन करूंगी। तुम जो सीख सकते हो सीखो। मैडम अवनी ने अपनी कलाई हिलाकर एक ब्लेड बुलाया। उसका रूप एक सौम्य सुंदरी से एक भयंकर योद्धा में बदल गया। एक ही वार से उसकी तलवार स्वर्ग की दिव्य ऊर्जा से चमक उठी, जिससे आत्मा को चीरने वाली शक्ति निकल पड़ी। यह तकनीक न केवल आत्माओं को बल्कि भाग्य को भी अलग करने में सक्षम थी, जिससे संभवतः लेवल्स की रिस्ट्रिक्शंस टूट गईं। जैसा कि विपिन ने देखा, उसने कमरे में कई डेस्टिनी डिस्क छिपी हुई देखी। उनकी ऊर्जा ब्लेड की आभा को तीव्र कर रही थी। कुछ ही देर बाद ब्लेड हवा में रुक गया और मैडम अवनी ने अपनी शक्ति वापस ले ली। उसने चाकू को विपिन की ओर फेंक दिया। चलो देखते हैं कि तुमने कितना समझा है। हाँ मैडम, विपिन ने हथियार पकड़ लिया। यह स्पष्ट था कि वह अभी भी उस पर पूरी तरह से भरोसा नहीं करती थी।
सतह पर ये एक शिक्षण सत्र था, लेकिन वास्तव में ये एक परीक्षा थी। लियो के पास किस्मत बदलने वाले काले अघोर चाकू टेक्निक को नियंत्रित करने के लिए उचित योग्यताएं होनी चाहिए थीं। यदि विपिन ऐसा करने में विफल रहा तो उसका पर्दाफाश हो जाएगा। मूव्स तो बहुत सिंपल हैं, लेकिन ये किस्मत बदलने वाला काला अघोर चाकू टेक्निक क्या है? ये मूव्स के साथ कैसे मेर्ज होता है? विपिन को एहसास हुआ कि अगर वह हिचकिचाया या परीक्षण में असफल रहा तो मैडम अवनी तुरंत हमला करेगी और पूरा भी गैंग उसके खिलाफ हो जाएगा, जिससे उसका मिशन बर्बाद हो जाएगा। फिर भी स्वर्ग के भाग्य और तकनीकों के बीच का संबंध उसकी वर्तमान समझ से परे था। वह चालें जानता था, वे सीधी थीं। वह आसानी से उनकी नकल कर सकता था और उन्हें मैडम अवनी की चालों से ज्यादा सहज बनाने के लिए परिष्कृत भी कर सकता था। लेकिन इसकी कुंजी हमलों में शामिल स्वर्ग की भाग्य ऊर्जा में निहित थी। इसे कैसे बुलाया और इस्तेमाल किया गया, यह एक रहस्य था। यह ऐसी चीज नहीं थी जिसे केवल सच्ची ऊर्जा या स्रोत शक्ति को प्रसारित करके हासिल किया जा सकता था। स्वर्ग का भाग्य, चाहे विरासत के माध्यम से पारित हो या स्वयं साक्षात्कार के माध्यम से, गहन अंतर्दृष्टि की आवश्यकता होती है। डेस्टिनी हॉल में भी, जबकि बुक में इन व्यवसायों का वर्णन किया गया था, उन्होंने उनकी ध्यान टेक्निक का विस्तार से वर्णन नहीं किया। एक क्षण के लिए विपिन ने अपने आप को असमंजस में पाया। तुमने कुछ भी नहीं समझा। मैडम अवनी की आवाज और भी ठंडी हो गई। उसकी भौहें सिकुड़ गईं। मेरी योग्यता में कमी है। कृपया मुझे थोड़ा और समय दीजिए। विपिन ने चाकू को अपने हाथों में सहलाते हुए उत्तर दिया। मैडम अवनी के पहले प्रदर्शन से बची हुई स्वर्ग की दिव्य ऊर्जा अभी भी हथियार पर टिकी हुई थी, मानो उसे पवित्र करके स्वर्ग से बांध दिया गया हो। गलती। एक कोमल आदेश के साथ एक बुक ने उसके दिमाग में फिजिकल फॉर्म ले ली। शानदार चाकू, नो नीड हॉल की मैडम अवनी का हथियार, उत्तरी खान के गहन लोहे से बना, 17 सेंटीमीटर लंबा और 7 किलो वजनी। विपिन ने मन ही मन आह भरी। इस जानकारी का क्या उपयोग है? तभी उसके दिमाग में एक विचार आया। स्वर्ग के नेचर में नकल करने की क्षमता शामिल है। शायद मैं ब्लेड पर मैडम अवनी की महारत और उसके द्वारा पैदा की गई सनसनी को दोहरा सकूं। उसने अतीत में इस नकल करने की क्षमता का सफलतापूर्वक उपयोग किया था, यहाँ तक कि ब्लड लाइन्स की नकल करके स्प्रिट ट्राइब विशेषज्ञों को भी मूर्ख बनाया था। शायद वह तकनीक की सटीक ऊर्जा और गति को पूर्ण पेश कर सकता था, भले ही उसके पास किस्मत बदलने वाला काला अघोर चाकू टेक्निक वास्तव में न हो। जुआ खेलने का फैसला करते हुए विपिन ने हिचकिचाना बंद कर दिया। उसने अपने हाथों में चाकू को घुमाया, अपनी पकड़ को ठीक किया और खुद को स्थिर किया। मैडम अवनी की मूवमेंट्स को याद करते हुए विपिन ने स्वर्ग के नेचर की नकल करने की क्षमता को सक्रिय करते हुए ब्लेड तकनीक का प्रयोग शुरू किया। एक पल में उसकी हरकतें मैडम अवनी के पिछले प्रदर्शन के साथ पूरी तरह से तालमेल बिठाने लगीं। जैसे ही उसने ब्लेड घुमाया, स्वर्ग की दिव्य ऊर्जा की किरणें एक अदृश्य शक्ति द्वारा खींची गईं।
उसकी दृष्टि कुछ देर के लिए धुंधली हो गई। ऊपर एक चमकदार नदी दिखाई दी जो हवा में बह रही थी, स्वर्ग की दिव्य ऊर्जा की असीम धाराओं से भरी हुई। इससे पहले कि विपिन इसे पूरी तरह समझ पाता, वह दृश्य एक क्षणभंगुर सपने की तरह गायब हो गया। आप पहले से ही इतना कुछ समझ चुके हैं? मैडम अवनी की आवाज ने उसकी एकाग्रता को तोड़ा।